हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। तो आज हम लेके आए आपका नेशनल इनकम के लिए, जो कि इससे पहले हम लोगों ने आपको नेशनल इनकम पे बेसिक बता दिया था। चैप्टर चल रहा है, एक्चुअली 7 पार्ट हो चुके हैं। टर्म 2 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आने वाले हैं उसके मैं 7 लेक्चर बना चुका हूँ। काफ़ी अच्छे हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सभी के लेकर चल रहा हूँ। आज मैं नेशनल इनकम का आपका इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूँगा। ठीक है, ये सारा कुछ जो समझाने का मेरा तरीका थोड़ा मेरा अलग है, सबसे अलग है। इसको आप देखोगे, फिर इसको जो क्वेश्चन लगाने के तरीके होंगे वो भी एकदम अलग ही है। तो आप पहले ये वाला लेक्चर जरूर सुनिएगा, और जो अगला बनेगा जो प्रैक्टिकल बेस पर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना वैल्यू एडेड मेथड से, फिर स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड से, फिर स्टार्ट करेंगे आपका एक्सपेंडिचर मेथड। पूरा कंक्लूड करके पूरा एक बार में आपको देने की कोशिश करूंगा आज के एक ही लेक्चर में, तीनों फॉर्मेट एक साथ। ठीक है, चलो तो लगे रहेंगे तो समझ में आएगा, मजा दोनों आएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करने वाला हूं नेशनल इनकम का। तो इसमें जो निकालने का जो तरीका है हमारा, जो पढ़ने का है, वो हमारे 3 चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़नी है हमें वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड और मेथड। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इनकम मेथड। ठीक है, और तीसरा जो पढ़ना है हमें एक्सपेंडिचर मेथड। जो बच्चों काफी कंफ्यूज होते हैं, प्राइवेट इनकम वगैरह आपके टर्म 2 में नहीं है तो आप परेशान मत होइएगा टर्म 2 से लेकर कि प्राइवेट इनकम भी है क्या। तो नहीं, प्राइवेट इनकम जैसा कोई चीज नहीं आप में, बस इतना ही है। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं जीडीपी और एमपी। ठीक है, फिर हम लोग जो इनकम मेथड को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड को भी बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। ये चीज आप याद रखिएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, एग्जामिनर आपको डायरेक्ट बोलेगा कि एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से आपको नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम क्या होता है आप समझना है इस चीज को। नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो आपको कल के वीडियो मैंने बताया था कि मुझे ये चीज पता होगी और मैं ये चीज अगर निकालूंगा तो इन दोनों को क्या करूंगा ना, मैं तो मर्ज कर दूंगा। देखो कैसे, एनएनपी एट एफसी को निकालना है। अगर मुझे जीडीपी एट एमपी पता हो, जीडीपी एट एमपी पता हो, तो फॉर्मूला बन जाता है ग्रॉस से नेट पर जाने पर माइनस डेट, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने पर प्लस एनएफआईए, और फिर एमपी से एफसी पे जाने पर, एमपी से एफसी पर जाने पर माइनस एनआईटी का पैटर्न बन जाता है। तो आप बोलोगे नेशनल इनकम निकालना है तो मुझे इतनी 3 चीज तो पता ही होनी चाहिए, साथ में मुझे पता होना चाहिए जीडीपी एट एमपी, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से बोल रहा है। तो आज वही जानेंगे कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड निकालते हैं, कैसे हम इनकम मेथड निकालते हैं, कैसे हम वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं। पूरा फॉर्मेट स्ट्रक्चर मैं आपको आज बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड को मैंने अभी बताया, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी तो दिया ही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको निकालने का हमारा तरीका क्या है। तो आप बोलेंगे कि अगर हमको जीडीपी एट एमपी निकालना है तो सबसे पहले हमको चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मुझे इतना चाहिए, या मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूं कि इसको मैं डायरेक्ट नाम दे सकता हूं आईसी चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, आईसी। इसको याद रखिएगा। फिर आपने बोला इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो तो ऑलरेडी आपको एग्जामिनर दे के रखेगा, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट ना आपको नहीं देता, डायरेक्ट देता है लेकिन हमेशा नहीं देता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो हमारा तरीका होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। इसका नाम होता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चलो फिर आपने बोला चलो यार ये तो पता चल गया हमको कि इसको चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। सेल कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे सेल जो होता है ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, सेल तो निकल गया। लेकिन अगर कोई पूछे कि
चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? चेंज इन स्टॉक तो आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू होता है चेंज इन स्टॉक। वैसे सेल इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई जीडीपी एट एमपी निकाल दो या वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट कर दो, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एग्जामिनर दे के रखेगा, जो चीज आपको नहीं देगा तो वो चीज आप देखोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, तो आप देखोगे ना कि आपको वैल्यू एडेड मेथड निकालना है, तो चीज आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चीज आपको पता होना चाहिए। कैसे? आप देखो ध्यान से, फिर से बता दो एक बार। तो वैल्यू ऑफ एडेड मेथड को बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी, जिसका मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको गिवन होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना होगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आपने बोला सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, तो हम पता कर लेंगे। तो कैसे पता कर लेंगे? तो सेल तो निकलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी से। जैसे आप एक कोई बिस्किट खरीदने जा रहे हो पैकेट का 20 तो वो 5 रुपए का आता है, तो एक क्वांटिटी है, रेट कितना है? 5 रुपए। कल आप 2 खरीदोगे तो आपको 10 रुपए देना हो, कल आप 3 खरीदोगे तो आपको 15 रुपए देना हो। तो क्वांटिटी जितनी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना प्राइस से, हमेशा सेल निकल जाएगा। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज नोन एज अ चेंज इन स्टॉक। जब आप इसको निकाल के यहाँ पर रखोगे तो डायरेक्ट आपका जीडीपी एट एमपी निकलेगा। फिर जो भी एग्जामिनर पूछे, नेशनल इनकम पूछे, डोमेस्टिक इनकम, जो भी कुछ पूछे, आप इसको उससे लड़ा दोगे, फॉर्मूला जनरेट होगा, सब कुछ गिवन होगा, आप उठाओ उसको सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो जैसे एक क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल में कराऊंगा, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए। चलो, तो बोलेगा कैलकुलेट NNP एट FC, ये चीज पूछा है आपसे। और एग्जामिनर ने कोई भी चीज ऐसे ले लिया, मान लो उसने ले लिया सेल 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 500, ओपनिंग स्टॉक 300, डिप्रिशिएशन 1000, NFIA 1000, NIT 400, इतना इन्होंने ले लिया। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन उन्होंने बोला कि 3000, कितना है? 3000। अब आपको निकालना है इतनी चीजें, क्वेश्चन आपको गिवन है, तो आप बोलोगे पहले NNP एट FC निकालना है। ये तो मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, सेल दिख रहा है, क्लोजिंग दिख रहा है, ओपनिंग दिख रहा है और IC दिख रहा है, तो इसकी मदद से मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकता हूँ, जिसको बोलते हैं GDP एट MP, जो कि होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? तो आप बोलोगे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आप बोलोगे सेल तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इस बार 10,000 रुपए, तो आपने 10,000 यहाँ रख लिया, लेकिन आपको चेंज इन स्टॉक नहीं पता, तो चेंज इन स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक से। तो क्लोजिंग कितना है? 500, ओपनिंग कितना है? 300। तो 500 में 300 चले गए, तो आप बोलोगे जो आपको आया ना चेंज इन स्टॉक वो आया 200, तो आपने यहाँ 200 ऐड कर दिया, तो 10,200 आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ क्या आ गया? आउटपुट। देखो ना 10,200 आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दिया है 3000, तो आपने क्या किया? 3000 लेस किया, तो यहाँ से जो आपका जीडीपी एट एमपी आया वो आ गया 7,200। कितना आ गया? 7,200। ये चीज तो आ गई आराम से। फिर आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको तो NNP निकालना था, आपने बोला ठीक है NNP निकालते हैं। कैसे? देखो आप NNP निकालने के लिए मैंने बोला था आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, इसको आपको लड़ाना आना चाहिए बस। तो आपने बोला सर मुझे निकालना है NNP, तो मैंने कहा हाँ NNP एट FC निकालना है, और आपको पता है GDP और MP, तो GDP और MP आपको पता है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला बनाओगे, ग्रॉस से नेट जाना माइनस डिप कहलाता है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना प्लस NFIA कहलाता है, और MP से FC जाना माइनस NIT कहलाता है। प्रैक्टिकल में और सारे कराऊंगा, लेकिन अभी ये क्वेश्चन कराया तो उसके बेस पर क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ताकि आपको पैटर्न पता चले, हाँ लगाने का तरीका होता है। बाकी हम बहुत ढेर सारा क्वेश्चन लेंगे, अच्छा लेंगे समझने के लिए। 7,200 आपको ये गिवन है, डिप्रिशिएशन आपको गिवन है 1,000, आपने 1,000 यहाँ लिख लिया, NFIA आपको पता ही है 1,000, ये भी यहाँ पर रख लिया, NIT आपको पता है -400 यहाँ रख लिया। जब इन सबको पूरा आप सॉल्व करोगे तो 7,200 में 1,000 चला जाएगा, और 1,000 ये तो कट ही जाएगा पूरा, प्लस माइनस का है। 400 केवल और लेस करना है, तो 6,800
आपका NNP एट एफसी आ जाएगा 6800। तो ये चीज़ हमने संभाल ली। लेकिन हाँ, NNP एट एफसी निकाला कैसे, तो आप बोलोगे वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू से। किससे? तो वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू से। तो वैल्यू एडेड मेथड से निकाल लिया। कल आगे चल के इनकम मेथड भी बोल सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल सकता है, तो हम उसको भी अभी देखेंगे। तो फिलहाल आपके समझ में आ गया होगा कि वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या है, उसे कैसे यूज करना है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपना इनकम मेथड, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही आसान है। लेकिन हाँ, कॉम्प्लिकेटेड विद आसान क्यों बोला? कंसेप्ट समझ में आ गया, एक्सप्लेनेशन समझ गए, फॉर्मूले रट लिए, तो लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, चलो तो इनकम मेथड निकालते हैं हम लोग। इनकम मेथड को हम लोग बोलते हैं NDP एट FC, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम का भी नाम देते हैं, डोमेस्टिक इनकम का। ठीक, ये सब चीजें आप याद रखना ना, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए नाम बदलेगा और कुछ नहीं करेगा वो। चलो अब स्टार्ट करता हूं। इसमें 5 चीजें आती हैं। पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं COE। क्या लिखते हैं? COE। इसके अंदर क्या आता है तब समझिएगा। इसके अंदर आते हैं कुछ बातें, कुछ मुलाकातें, तो कुछ बातें। ठीक है, चलो देखो, तो कंपनसेशन एम्प्लॉय में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। फिर दूसरी बात आती है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। फिर तीसरी बात आती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर। अभी सब समझाता इसका मतलब आप समझो बस। वेजेस सैलरी इन कैश का मतलब क्या होता है? पहली बात तो आप डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड कर रहे हो। डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है जैसे मान लो अपने घर की इनकम को हम जनरेट करो, तो कहाँ से आप कमा सकते हो। तो आप बोलोगे मान लो कोई अगर एक एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय हम ही है, हम ही कहीं काम करने जा रहे हो तो एम्प्लॉय कहलाएंगे। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें या तो वेजेस मिलेगा या तो हमें सैलरी मिलेगा। तो वेजेस सैलरी जो मिल सकता है हमें 2 फॉर्मेट में मिल सकता है। पहला या तो कैश के फॉर्म में मिलेगा या दूसरा काइंड के फॉर्म में मिलेगा। कैश तो समझ में आ रहा है कि भाई मेहनत किया, पैसा लिया, घर गए, ये तो हमें समझ में आया कि ये काइंड है, सॉरी कैश है। लेकिन अगर कोई पूछे काइंड क्या है, तो आप बोलोगे यार हमने उसके लिए काम किया, हमने उसको मतलब काम किया उसके लिए, लेकिन उसने हमें पैसा नहीं दिया, उसने भी हमारे लिए कुछ ऐसा काम कर दिया जो हमारे लिए जरूरत थी। ऐसा नहीं दिया, उसने हमारे लिए दया, मतलब कोई भी एक ऐसा काइंडनेस वाले काम कर दिए जिसको उसको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए ये कर दीजिएगा, हमें पैसा मत दीजिएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो चीज़ नहीं करता तो पैसा तो देता ही, पैसा देता ना वो तो पैसा देता ही। तो आप तो अगर वो पैसा देता तो कहीं ना कहीं वो एक सैलरी और वेजेस का ही फॉर्म होता, लेकिन नहीं दे रहा है तो काइंड दे रहा है। काइंड मतलब होता है बदले में कुछ कर देना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे कैश सैलरी मत दो, वेजेस मत दो, है ना, कुछ ऐसा मेरे लिए कर दो, यार मेरा शरीर ही पेन कर रहा है, दबा दो, सर को लाओ, रोज सुबह शाम सर का पाँव दबा देंगे तो ठीक हो जाएगा। आप ये करो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका टाइप क्या बनता है? आप सैलरी वेजेस तो नहीं दोगे मेरे को, तो कम से कम आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करके लोग तो पहुंचा सकते हो। मेरे लिए इतना ही हो गया इनकम का फॉर्म, तो है ना ये इनकम का फॉर्म एक तरीके से। तो इनडायरेक्टली वही हो गया कि आप वेजेस सैलरी अगर कैश में नहीं दे रहे हो, आप काइंड में दे रहे हो, तब भी वो इनकम ही कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? इनकम ही कहलाएगी। इसी तरह के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल वेलफेयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? कंपनी, जैसे मालिक मान लो से मैं मेरा घर है, मैं आपसे काम करवाना चाह रहा हूँ, तो आप एम्प्लॉय हो गए, मैं एम्प्लॉयर हो गया। मैं आपको पैसा पेड करूंगा तो मैं एम्प्लॉयर हो गया। तो आपके भले के लिए कोई भी चीज़ अगर करा दूं, जैसे आपके बच्चों के लिए स्कूल खोल दूं, आपको हॉस्पिटैलिटी वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूं, आपको कुछ ऐसे अगेंस्ट में कोई भी फेवरेंस दे दूं, कुछ अच्छा आपके लिए ओपन करा दूं, लंच फ्री करा दूं, तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। वो भी एक तरीके की इनकम जनरेट जाएगा, आपका तो पैसा बचेगा ना। किसी का और पैसा लग रहा है लेकिन है तो डोमेस्टिक इनकम ही। आपको पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन आपको सुविधाएं मिल रही, तो सुविधाएं किसी के लिए तो पैसा रहा होगा, किसी की इनकम तो रही होगी, इसलिए उस इनकम को भी हम लोग क्या मानते हैं? डोमेस्टिक इनकम। बस फर्क इतना है कि याद रखना है आपको यहाँ पे कि जब ये तीनों में से कुछ भी दिया हो, या सिंपल लैंग्वेज बताऊं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है तो इन तीनों को लेने की जरूरत नहीं है, चाहे जितने लिख जाए। लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिखता है, फिर तुम्हें इन तीनों को ढूंढने की जरूरत है।
आप ढूंढोगे, जो मिल जाए उसी को ले लोगे, ऐड कर लोगे। लेकिन अगर ये और ये तीनों चारों साथ दिए हैं, फिर तुम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय लेना, तीनों को मत लेना। रीजन कि उन तीनों के मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर ये तीनों आते हैं, फिर कंपनसेशन को लेते हैं, इन तीनों को नहीं लेना है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर दूसरी बात, रेंट एंड रॉयल्टी लेनी है हमें। चलो, रेंट और रॉयल्टी। और तीसरी बात क्या है हमारे लिए, फिर इंटरेस्ट लेनी है। क्या लेनी है? इंटरेस्ट। और चौथी बात क्या लेनी है हमारे लिए? प्रॉफिट। हमारे लिए क्या लेनी है? प्रॉफिट। तो आप बोलोगे हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, प्रॉफिट ले लिया। पांचवी बात क्या होती है हमारे लिए? सुनते जाइएगा, मिक्स्ड इनकम। क्या होता है? मिक्स्ड इनकम। अभी सब समझाता हूं इसमें क्या होता है, सुनो। रेंट रॉयल्टी में भी दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक होता है इम्प्रूडेंट रेंट और एक होता है एक्चुअल रेंट। इंटरेस्ट में भी दो तरीके के इंटरेस्ट आते हैं, इम्प्रूडेंट इंटरेस्ट एंड एक्चुअल इंटरेस्ट। एक्चुअली ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा, बस आपको समझा रहा हूँ। रेंट दो तरीके का होता है, कि इम्प्रूडेंट होता है, एक्चुअली होता है। एक्चुअली रेंट क्या होता है? आप वास्तव में कहीं किसी दूसरे घर में रह रहे हो या आप बिजनेस ओपन किए हो आप, तो वहां पे आपको रेंट जो पेड करते हो उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। वास्तव में आप रेंट दे रहे हो। और इम्प्रूडेंट रेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी खुद की बिल्डिंग है, आप खुद रहते हो, तो आपको किराया देने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन वास्तव में आप खुद को भी तो दे रहे हो, क्योंकि हर महीने हर साल बिल्डिंग में कोई ना कोई आपको मेंटेनेंस तो कराने ही पड़ेंगे। या तो आप रेंटर से लेकर उसको मेंटेन कराने की कोशिश करो, या आप खुद को देकर उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो। कुल मिला के खुद को देना रेंट, खुद के घर पे खुद को रेंट देना इम्पोर्टेंट रेंट, और दूसरों के घर पे रह के रेंट देना उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, किसी को पैसा लिए हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्चुअल इंटरेस्ट। किसी से पैसे लिए ही नहीं, खुद के ही पैसे तुम बिजनेस में लगा रहे हो, तो उस पर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, मान के चलो इंटरेस्ट जनरेट होता तो किसी को देते, तो एक्चुअल इंटरेस्ट कहलाता। खुद को देना, समझ रहे हो ना, इम्प्रूडेंट इंटरेस्ट कहलाएगा। खुद के पैसे पे खुद को इंटरेस्ट देना थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कि खुद के पैसे पे खुद को इंटरेस्ट देना, लेकिन लॉजिक बता रहा हूं कि खुद के, मान लो किसी दूसरे को देते तो आप उसमें इंटरेस्ट जनरेट करते तो एक्चुअल इंटरेस्ट होता। लेकिन आप खुद को पैसा देते, सोचो खुद पे अगर इंटरेस्ट जनरेट करते तो खुद को मिलता, उसको इम्प्रूडेंट इंटरेस्ट बोलते हैं। वो चीज याद रखना। फिर होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में भी तीन होते हैं, एक होता है डिविडेंड, एक होता है रिटेन अर्निंग, और एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये तीनों तुमको देखने को मिल सकता है, ये तीनों चीज तुमको देखने को एग्जाम में क्या होंगे ना, मिलेंगे। तो भाई अगर प्रॉफिट दिया है तो इन तीनों को लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन प्रॉफिट नहीं दिया है तो फिर तुम्हें इन तीनों में से ढूंढने की जरूरत है। जैसे कि ये नहीं दिया तो इन तीनों को ढूंढते थे, अगर ये नहीं दिया तो फिर तुम्हें इन तीनों को ढूंढना है। माना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बार बार देखो वो चीजें आ जाएंगी, हार्ड नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे रो के पढ़ लो चाहे हंस के, ठीक है। तो समझदारी यही है कि माइंड की चीज बोलो, पढ़ना जब है ही तो फिर आराम से स्मूथली पढ़ते हैं, समझा भी आराम से ही रहे। देखो डिविडेंड क्या होता है, जब कोई कंपनी में कोई पर्सन जब उस कंपनी का शेयर खरीदता है, जैसे एसजे एकेडमी का आप मान लो इस चैनल का आप शेयर खरीदते हो, आप पार्टनर नहीं हो लेकिन आपने शेयर खरीदा इसलिए आप शेयर होल्डर हो। अगर आप पार्टनर होते तो जो प्रॉफिट मिलता उसका हिस्सा देता, लेकिन आप शेयर होल्डर हो, कंपनी का शेयर खरीदो तो शेयर होल्डर हो, तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा मिलता है जिसको डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रॉफिट का छोटा सा हिस्से को ही हम लोग डिविडेंड बोलते हैं जो शेयर होल्डर को मिलता है। तो हो सकता है आप प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा जनरेट करके आप इनकम बना रहे हो अपनी, तो हो सकता है वो डिविडेंड पा रहे हो। रिटेन अर्निंग मतलब बहुत पुराना पैसा बचा हुआ रिटर्न होके आ रहा है, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट जनरेट करना, उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स भी जनरेट कर, कॉर्पोरेट टैक्स एक्चुअली नॉर्मल सा टैक्स है जो आप इनकम के फॉर्म में रिसीव करते हो गवर्नमेंट के द्वारा, या गवर्नमेंट ही रिसीव करती है, वो भी प्रॉफिट के अंदर आता है। तो ये सारे जो पैसे हैं वो प्रॉफिट के अंदर आ रहे हैं। अगर प्रॉफिट दिया है तो इन तीनों को नहीं लेना है, अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो फिर इन तीनों को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो फिर आप इनको ढूंढो। जैसे इन तीनों को आपको ढूंढने की जरूरत थी, इन तीनों को, बात समझ रहे हो। अगर ये नहीं दिया है तो ये तीन लेंगे। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिर बनेगा थोड़ा सा आपके लिए, सुनिएगा आप ध्यान से, देखिएगा। इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को देखते जाना ध्यान से, इन तीनों को, ये देखो, अगर ये तीनों आ रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं आ रहे हैं तो एक ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस।
अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तब फिर तुमको इन तीनों में से किसी को नहीं लेना है, ये बहुत जरूरी, इसको याद रखना। मैं क्या बोला, पहले तो फॉर्मेट देखेंगे, लेकिन अगर तुम ऊपर अलग है, लास्ट वाला अलग है, मिक्स्ड इनकम अलग है, कंपनसेशन अलग है, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, सिर्फ इन तीनों का। अगर इन तीनों को दे ढूंढा है, अगर मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लाख क्वेश्चन में दिया हो, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया तो फिर इन तीनों में से किसी को कुछ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस लग के क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल जाए। ये चीज बहुत ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे तो आ जाएगा। मिक्स इनकम क्या होता है, फिर ऐसे बहुत से पर्सन होते हैं जिनकी इनकम हमें कभी समझ में नहीं आती, वो कहीं से भी कमाते हैं। एक मूवी आई थी एंटरटेनमेंट में, अक्षय कुमार क्या करता है ना कि सुबह यहाँ कमाता है, दोपहर में कहीं और कमाता है, शाम को फिर कहीं और कमाता है, तो कई तरीके से इनकम को जनरेट करते हैं, हमको नहीं पता चलता कहाँ से करते हैं, तो उनके सबके इनकम को मिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं। जो समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो मिक्स्ड इनकम, वो भी एक तरीके की इनकम है, उसको मिक्स्ड इनकम में डाल दिया। अब इन सब को अगर तुम ऐड करते हो, इन सब को, तो तुम्हारा बनता है NDP और FC, जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं या इनकम मेथड के नाम से जानते हैं। तो मैंने बोला ये चीज आपको समझाया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो पूरा क्या है, ये पूरा इनकम मेथड है जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। आप इसे देखोगे आपको समझ में आएगा। फॉर्मेट ही समझा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं कल लगवाऊंगा, क्योंकि फॉर्मेट समझाने में ही टाइम लग रहा है, थोड़ा समझा के चल रहा हूँ। कल जब मैं आऊँगा तो धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं अपना, ये चीज़ ध्यान देख लेना, नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटेड आपको समझ में आएगा। और इससे आसान तो नहीं कोई आपको समझाएगा, ठीक है। मैं क्या हूँ, क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स फील्ड मैंने क्या अचीव किया है, मैं आपको आने वाले समय में अच्छे से बताऊंगा। पहले आप बस आप पढ़ो, थोड़ा सा वीडियो को और अच्छा हो जाने दो, लोगों तक पहुंच जाने दो, मैं अपने बारे में सब कुछ आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग बोलते हैं GDP at MP का कंसेप्ट, और इसमें मात्र 4 चीजें आती हैं, सिर्फ 4 चीजें। तो आपको सिर्फ 4 चीजों पे ही फोकस रखना है, और इन 4 चीजों को अगर आप ऐड कर लेते हो तो आपको अच्छी हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं बार बार बोल रहा हूँ शॉर्ट में, लेकिन आप पूरा लिखेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा किए गए जितने भी सारे खर्च होंगे वो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट पर्सन के द्वारा, जो पूरे भारत में गवर्नमेंट को छोड़ दो सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, हम लोग जैसे होते हैं, इन सब के द्वारा किए गए पूरे खर्चे एक साथ ऐड हो जाएंगे। फिर नेट एक्सपोर्ट लेंगे। नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है कि विदेश सामान भेजने में खर्च, वहां से मंगाए गए में खर्च, गुड्स मंगाते हो तो खर्च होते हैं, गुड्स भेजते हो तो खर्च नहीं होते, पैसे जनरेट होते हैं, इन सबको कम करना। तो नेट एक्सपोर्ट निकालने का तरीका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट दिया है तब तो ठीक, नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट करेंगे कैसे, नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद रखना, ज्यादा से ज्यादा माल भेजना चाहिए, कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए, तो देश को फायदा है। अब ज्यादा से ज्यादा तुम विदेश से मंगाओगे और कम से कम बेचोगे, तुम्हारी इकोनॉमिक डाउन है। इकोनॉमिक अच्छी तभी होगी जब दूसरे देश को ज्यादा से ज्यादा बेचो, लगे हमारे पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है तब हम तुमको दे रहे हैं। अब है ही नहीं तो मंगाओगे तो नुकसान ही होगा, है ना। तो अच्छा बनो कि हमें दूसरों को देना पड़े, उनसे कभी लेना ना पड़े, तब तो मानसिक विकास और फाइनेंशियली विकास दोनों हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझाया मैंने आपको अच्छे से। देखो देखिए, तो ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहां पे, ये चीज। फिर लिखते हैं लास्ट का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये भी दिया है, मैं बोल रहा हूं लेकिन आप कॉपी लेके बैठे रहना, उसको आप लिख लेना, ठीक है। चलो अब मैं समझा रहा हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कभी कभी एग्जाम में नहीं देता, तो एग्जामिनर क्या दे देता है, ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक या कैपिटल फॉर्मेशन भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन ये दे देता है, लेकिन हमें याद रखना यहाँ पे डोमेस्टिक चाहिए, यहाँ पे फिक्स दिया है, हम फिक्स नहीं ले सकते हैं,
हम फिक्स नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है, तो इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होगा। क्या करना होगा? चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होगा। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकलती है? तो चेंज इन स्टॉक जो निकलती है वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को लेस करो तो आपको निकलती है चेंज इन स्टॉक। क्या निकलता है? चेंज इन स्टॉक। एक तरीका और है कि एग्जामिनर ये चीज नहीं देता है डायरेक्ट, तो वो दे देता है नेट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बताओ, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डिप जोड़ना पड़ता है। तो आप जब डिप जोड़ोगे तो फिर ये निकलेगा। ये चीज आप याद रखना। एक्सपेंडिचर वाकई बहुत आसान है, बस एक चीज पर अगर आपने फोकस किया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने पर अगर वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देगा, जिसमें चेंज इन स्टॉक जोड़कर मैं वो चीज बनाऊंगा। या कभी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसमें डिप्रिसिएशन को ऐड करके बनाऊंगा। बस एक चीज और याद रखना कि डिप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के भी नाम से भी जानते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि डिप्रिसिएशन का दूसरा जो नाम है वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो मैंने ये पूरा चीज बताया। जैसे इन चारों को आप ऐड करोगे, जैसे ही आप इन चारों को ऐड करोगे, इन चारों की बात कर रहा हूं, इन चारों को ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या बनेगा? जीडीपी एट एमपी। फिर तुमसे एग्जामिनर चाहे जो बोले, चाहे जो क्वेश्चन पूछे, चाहे जैसे पूछे, आप लगा लोगे। तो आज का मैंने फॉर्मेट पूरा अच्छे से बताया, एक चीज अच्छे से समझाया कि नेशनल इनकम को या कोई प्रकार के इनकम को जनरेट करना हो तो हमें तीन चीज चाहिए: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। फिर मैंने दूसरा पहला पढ़ाया वैल्यू एडेड मेथड, पूरा फॉर्मेट अच्छे से बताया, इस पर एक क्वेश्चन भी मैंने लगवाया था आपको। फिर दूसरा मैंने आपको एक्सपेंडिचर इनकम मेथड जनरेट कराई, पढ़ाई कैसे कैलकुलेट करते कैसे नहीं वो बताया। फिर मैंने दूसरा आपको पढ़ाया एक्सपेंडिचर मेथड। ये चीज़ आप देखना, आपको आएगा। अब कल जब हम आएंगे तो उस चीज़ पर क्वेश्चन लगाएंगे जो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने का वजह है मेहनत। जब आप अच्छा मेहनत करोगे, दिन प्रतिदिन कुछ अच्छा करोगे, तो एक अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने आज कुछ सीखा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जीवन में कि वो दिन आपका खाली बैठे बैठे निकले। कुछ भी ज्ञान अर्जित करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ करो। कुछ करने से ही तुम्हारा मानसिक और भविष्य दोनों का विकास होगा। तो कुछ करना ही उचित होगा। खाली बैठने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कुछ सीखें, कोई भी ज्ञान सीखें। जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक्स से कुछ भी करें, मगर हर दिन आप कुछ न कुछ सीख कर जाओ, क्योंकि जो दिन बीता वो दोबारा नहीं आएगा और जो लोग छूटे तो दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे मुस्कुराते रहो, ऐसे मिलते रहेंगे। बाय, टाटा।